टिकमगढ़ नाम के गांव में कल्लू, गुल्लू और बिल्लू नाम के 3 भाई रहते थे। वे तीनों झूठ बोलने और गप्पे लगाने में एक से बढ़कर एक थे। जो भी उनके किस्से सुनता असंभव कहे बिना नहीं रहता। एक बार तीनों भाइयों ने कमाने के उद्देश्य से टिकमगढ़ गांव से बाहर जाने का विचार किया। रास्ते में वे विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला में समर सिंह राजकुमार भी रुके हुए थे। उन्हें धर्मशाला का निरीक्षण करना था, क्योंकि उनके मंत्रियों ने कहा था कि धर्मशाला की इमारत बहुत पुरानी होने के कारण काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। राजकुमार ने काफी बहुमूल्य वस्त्र धारण किए थे और हीरे जवाहरात से लदे थे। कल्लू, गुल्लू और बिल्लू ने कभी किसी राजकुमार को देखा नहीं था, इसीलिए समर सिंह को देखकर उन्हें पहचान नहीं सके, बल्कि उनके वस्त्र और आभूषण देखकर उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अपनी बेतुकी और झूठी कहानियों से उस रईस युवक को बेवकूफ बनाया जाए। वे तीनों समर सिंह के पास पहुंच गए और उनके साथ घुल मिल गए। कल्लू ने राजकुमार से कहा, क्यों ना हम लोग एक एक कहानी सुनाकर अपना समय बिताए। आखिर इतनी देर तक क्या करेंगे। राजकुमार को उन भाइयों का यह प्रस्ताव पसंद आया। तभी गुल्लू ने कहा, हाँ, और इसमें से जो भी व्यक्ति किसी की सुनाई कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, वो सुनने वाले का गुलाम बन जाएगा। समर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगे और बोले, वाह भाई, बड़ी अजीब शर्त है तुम्हारी। धर्मशाला में ही ठहरे हुए एक बुजुर्ग को उन लोगों ने अपना अपना पंच बनाया। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेतुकी और झूठी कहानी को सुनकर वो रईस युवक अवश्य इनकार करेगा और इसी प्रकार वो उनका गुलाम बन जाएगा, और गुलाम नहीं भी बनेगा तो उन्हें दंड स्वरूप अपनी कोई ना कोई कीमती चीज देने को राजी हो जाएगा। धर्मशाला में ठहरे दूसरे लोग भी उनके आसपास कहानी सुनने बैठ गए। सबसे पहले बड़ा भाई कल्लू उठा और उसने कहानी गढ़नी शुरू कर दी। आपको पता है, जब मैं छोटा था तब एक दिन गांव में चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरे भाई और साथी मुझे ढूंढते रहे। दोपहर से शाम हो गई। वे लोग मुझे ढूंढते रहे और ढूंढ ढूंढ कर थक कर चले गए। तब मैंने नीचे उतरने का सोचा। पेड़ काफी ऊंचा था और अंधेरा गहरा गया था। मुझे कुछ खतरे का आभास हुआ। मैं समझ गया था कि इतनी ऊंचाई से सिवाय रस्सी के सहारे के बिना नहीं उतरा जा सकता है। इसीलिए मैं पास की ही एक झोपड़ी में चला गया और वहां से एक रस्सी उठा लिया और उसी के सहारे सुरक्षा पूर्वक नीचे उतरकर अपने घर की तरफ चला गया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार समर सिंह ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई गुल्लू की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उन भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि युवक ने बड़े भाई की कहानी का विश्वास कैसे कर लिया। अब गुल्लू ने कहानी आरंभ की। उस दिन जब कल्लू हम लोगों से छुपकर पेड़ पर बैठा था और हम उसे ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। मैं समझा कल्लू वहाँ छुपा हुआ है। मैं जैसे ही झाड़ी की तरफ लपका, वैसे ही झाड़ी से एक खतरनाक भूखा शेर निकला। उसने अपना जबड़ा खोला ही था कि मैं फुर्ती से एक ही छलांग में उसके जबड़े से निकलते हुए सीधे उसके पेट में पहुंच गया, जिसकी वजह से वो मुझे चबा नहीं सका। मैंने शेर के पेट में ऐसा उधम मचाया कि वो दर्द के मारे बेहाल होकर तड़पने लगा। उसने मुझे इतनी ताकत से उगला कि मैं 2 मील दूर अपने गांव के बीच में आकर गिरा और खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने सारे गांव को उस शेर से मुक्ति दिलाई, क्योंकि मुझसे डरकर उसने दोबारा उस गांव की ओर मुंह नहीं किया। इस कहानी को सुनकर भी राजा समर सिंह चुप रहे और उन्होंने मुस्कुराकर तीसरे भाई बिल्लू की तरफ देखा। अब सकपकाए हुए छोटे भाई ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन मैं नदी के किनारे घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि बहुत सारे मछुआरे नदी के किनारे निराश बैठे हैं। मैंने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि
पिछले कई दिनों से उन्हें कोई मछली नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी कोई आमदनी नहीं हुई है। उनका पूरा परिवार भूखा है। मैंने उनकी मदद करने की ठानी और कारण जानने के लिए नदी में कूद पड़ा। मैं नदी में तैरते हुए कुछ ही दूर गया था कि देखा एक बहुत ही विशाल और भयानक मछली ने सारी छोटी बड़ी मछलियों को खत्म कर दिया है और कुछ उसके डर से नीचे तलहटी में छुप गई हैं। मैंने उसी समय एक मछली का रूप धारण किया और उस विशाल मछली की ओर बढ़ा। वो मेरा पीछा करती करती किनारे पर आ गई। वहाँ सभी मछुआरे मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। सभी मछुआरों के हाथ में हथियार थे। सब ने मिलकर उस विशाल मछली को देखते ही उस पर हमला किया और उस मछली को मार डाला। मैंने निश्चित होकर अपना रूप बदल लिया और इंसानी रूप में आ गया। सारे गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम इनाम के रूप में देकर विदा किया। अंतिम कहानी सुनकर भी राजकुमार कुछ नहीं बोला तो तीनों भाई बड़े हैरान हुए। उन्होंने एक दूसरे को समझा दिया कि वे लोग भी राजकुमार की कहानी पर कोई प्रतिक्रिया ना करें और जो भी वो सुनाए उस पर विश्वास कर ले। राजकुमार समर सिंह ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं है। धन दौलत का अपार खजाना मेरे पिता छोड़ गए हैं। मैं अपने 3 गुलामों को ढूंढने निकला हूँ जो राजमहल से फरार हो गए हैं। वे तीनों गुलाम मुझे बहुत प्रिय भी थे, इसीलिए मैं स्वयं उनकी खोज में भटक रहा हूँ। मैं एक प्रकार से निराश हो रहा था कि आज अचानक तीनों से मुठभेड़ हो गई। अब मेरी खोज समाप्त हुई क्योंकि मुझे मेरे अत्यंत प्रिय खोए हुए गुलाम मिल गए हैं। और जानते हो वो गुलाम कौन है? वे गुलाम तुम तीनों ही हो मेरे भाई, कल्लू, गुल्लू और बिल्लू। राजकुमार की बात सुनकर तीनों भाई स्तब्ध रह गए। वे तीनों झूठे भाई बुरी तरह से फंस गए थे। अगर इनकार करते हैं तो भी वे बाजी हार कर गुलाम मान लिए जाएंगे। अगर वे लोग राजकुमार की बात मान लेते हैं तो भी उन्हें गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। वे लोग राजकुमार की चालाकी से बहुत घबरा गए। तब उनके पंच ने निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के गुलाम बन जाएं। उन झूठे तीनों भाइयों की हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई, लेकिन उसने उन झूठे भाइयों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वे गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी झूठी कहानियों के जाल में नहीं फंसाएंगे। तीनों ने प्रतिज्ञा की और कसम खाई। इसके बाद अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। उस दिन के बाद किसी ने उन तीनों भाइयों को झूठी कहानी सुनाते हुए नहीं सुना। बांके और उसकी पत्नी माया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों और अपना खर्च निकाल ही लेते थे। बांके ऑटो चलाता और माया कुछ घरों में खाना बनाने, बर्तन एवं झाड़ू पोछे का काम करती थी। बच्चों का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवा दिया था। होली का त्योहार आ गया। बच्चे अभी छोटे थे और छोटी कक्षा में पढ़ रहे थे। माया के मायके में उसकी बहन की शादी थी। माँ अकेली कैसे संभाल लेगी? एक ही बहन थी, जाना भी जरूरी था। दोनों ने सोचा एक हफ्ते के लिए गांव चलते हैं, होली भी मना लेंगे और उसके बाद शादी हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। माया ने अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदी, दूल्हे के लिए कपड़े लिए, अपने बच्चों के लिए तथा अपने और बांके के लिए भी एक एक कपड़ा लिया। उसको जितनी तनख्वाह मिलती थी सब तो बाजार करने में ही खर्च हो गया। बांके के पास जितने पैसे थे वही लेकर वो लोग दिल्ली से शाहजहां के लिए निकल गए। होली पर ही कहीं कहीं ये ऐलान हो रहा था कि कोई बीमारी आई है जिसकी वजह से सरकार होली पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से मना कर रही है। होली के बाद माया की बहन की शादी थी। शादी के बाद ही तीसरे दिन उन लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन बेटे को तेज बुखार चढ़ गया। माया असमंजस में पड़ गई। क्या करे?
इतनी तेज बुखार में बेटे को कैसे लेकर जाएगी? मायके में भी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी भी तो लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से दोनों बेटियों की शादी करने में निपटी थी। बांके सुबह ही जाकर बच्चों को डॉक्टर को दिखाकर लाया। डॉक्टर ने कह दिया था कि इतनी तेज बुखार में ट्रेन या बस में नहीं ले जाना, वरना बुखार और बढ़ सकता है। बांके ने माया से कहा, ऐसा करते हैं, तुम रुक जाओ, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाना, मैं चलता हूँ। ऑटो चलाकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब तो ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। माया कुछ नहीं बोली, पर उदासी उसके चेहरे पर छा गई। बांके उसको मनाते हुए बोला, मैं जाकर 2-3 दिन में कुछ पैसे भी भेज दूंगा। थोड़े पैसे माँ को भी देने पड़ेंगे, सब कुछ तो शादी में खर्च हो गया है। माया ने चुपचाप उसका बैग उसे थामा दिया, पर माया को उसका अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन पैसे की मजबूरी थी, जाना तो होगा ही। बांके दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो बदन टूट रहा था और सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा शायद 2-3 दिन की थकान है, घर चलकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो घर आया। माया ने कुछ खाने का सामान और मिठाइयां भी रख दी थी, पर उसे कुछ भी खाने का मन नहीं किया। वो एक गिलास पानी पीकर सो गया। सोचा शाम को ऑटो लेकर निकलेगा। जब उसकी नींद खुली तो अंधेरा हो गया था। उसने घड़ी देखी तो 7 बज गए थे। मोबाइल पर माया का फोन आया था। उसने तुरंत उसको फोन किया और बताया कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सो गया था। माया परेशान हो गई। बांके ने पूछा, बेटे का बुखार उतर गया? तब उसने कहा कि हाँ, थोड़ा कमजोरी है। बांके उठा तो सिर चकरा रहा था। सोचा डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आता हूँ। उसने थोड़ा बहुत खाया, फिर दवा ले आया। वहां तक जाने आने में ही थकान हो गई थी। वो दवा खाकर सोने गया, लेकिन रात भर बेचैन रहा, नींद नहीं आई। सुबह उठकर बाहर आया। ऑटो स्टार्ट करने ही जा रहा था कि उसने देखा सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो सोचने लगा क्या हो गया। फिर वापस आकर टीवी चलाया तो देखा सारे चैनल पर एक दिन के लिए लॉकडाउन की बात प्रसारित हो रही थी। उसने तुरंत माया को फोन लगाया और उसे बताया। फिर वो बोली, वहां भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। बांके दिन भर टीवी के सामने ही लेटा रहा। महामारी की खबर सुनकर चिंतित हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि मन में एक ही बात चल रही थी कि तबीयत भी ठीक नहीं है। 2 दिन से घर में ही पड़ा हूँ, कोई कमाई नहीं हुई। क्या भेजूंगा माया के लिए और बच्चों के लिए। उठकर कुछ खाना बनाया, पर खा नहीं पाया, जैसे भूख ही मर गई थी। थोड़ा बहुत खाकर दवा खा ली, फिर सो गया। सुबह फिर तेज बुखार चढ़ गया। सारे दिन पड़ा रहा। सोचा दवा खाई है, ठीक हो जाऊंगा, पर तबीयत और बिगड़ गई। सुबह उठकर जैसे तैसे पड़ोसी में रहने वाले रघुवीर, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसको फोन करके बुलाया और बोला, यार मुझे अस्पताल ले चल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल जाते समय रास्ते में ही पुलिस वालों ने रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? रघुवीर के ये कहने पर कि अस्पताल जा रहे हैं, पुलिस वाले ने बहुत बड़ी मुश्किल से छोड़ा। रघुवीर उसको अस्पताल ले गया। बांके ने अपनी पत्नी माया का फोन नंबर लिखवा दिया था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और कहा दवाई खा लेना, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर गया। तुरंत अस्पताल वालों ने उसको एडमिट कर लिया। रघुवीर उसका फोन ढूंढने लगा, लेकिन फोन शायद वो घर पर ही छोड़ आया था। रघुवीर उसको अस्पताल में ही छोड़कर घर चला गया।
शाम को 8 बजे पुलिस वालों को अस्पताल की पर्ची दिखाकर किसी तरह से अस्पताल पहुंचा तो बांके उस बेड पर नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो तो 3 बजे ही अधिक बुखार होने के वजह से ब्रेन हैमरेज की वजह से चल बसा है। अस्पताल वालों ने उसके लिखाए हुए नंबर पर बहुत बार कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रघुवीर किसी तरह गिरते पड़ते घर आया। उसने बांके के कमरे का ताला तोड़कर उसका फोन उठाया, फिर चार्ज करने को लगा दिया और वहीं बैठकर गमछे से मुंह ढककर बिलखने लगा। वो दोनों साथ साथ ही ऑटो चलाते थे। रोज का उठना बैठना था। फोन चार्ज हो गया। उसने माया को फोन करके कहा, भाभी, बड़ी अनहोनी हो गई है। बांके हम सबको छोड़कर चला गया। माया के हाथ से फोन छूट गया। बहुत देर तक रोने पीटने के बाद वो रघुवीर को फोन करके सिसकते हुए बोली, भैया, हाथ में एक भी पैसा नहीं है और सारी बसें ट्रेनें बंद हैं। क्या करूं मैं? कैसे आऊं मैं? रघुवीर ने कहा, मैं देखता हूं, क्या कर सकता हूं। वो पुलिस वालों के पास गया और सारी बातें बताई। पुलिस वालों ने कहा, हम अस्पताल वालों को कहकर उसकी मिट्टी गांव भेजने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन माया के पास एक पुलिस वाले ने फोन करके कहा, अपने पति का मुंह देखना चाहती हो तो तुम्हें ही आना होगा। यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम सारी कोशिशें कर चुके हैं और हार गए हैं। माया पूरे गांव में मदद के लिए गुहार लगाती घूम आई, पर सभी लोग महामारी के डर से घरों में ही बंद थे। कौन उसकी गुहारी सुनता? उसने घर आकर एक बहुत बड़ा फैसला कर डाला। रघुवीर से फोन करके बोली कि वही बांके का अंतिम संस्कार करवा दे और बोली, मुझ अभागन की नसीब में अपने पति का अंतिम दर्शन भी नहीं लिखा है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रघुवीर ने उसको समझाया, पर ऐसे बुरे वक्त में किसको समझ आता है। रघुवीर ही अस्पताल से उसका मृत शरीर लेकर उसकी अंतिम संस्कार करवा दिया। माया वीडियो कॉल पर सब कुछ निर्विकार होकर देखती रही। माया ने किसी तरह से अपने 6 साल के बेटे से गांव में ही क्रियाकर्म करवा दिया। 13वीं के तीसरे दिन ही गांव के तालाब में 3 लाशें तैरती मिली। माया अपने दोनों बच्चों को लेकर तालाब में डूब गई थी। गरीब को लॉकडाउन की इतनी बड़ी सजा मिली थी कि लोगों ने देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। सभी गरीबों के मन में एक ही बात चल रही थी कि आगे कौन कैसी विपत्ति से गुजरेगा, ये कोई नहीं जानता। पूरे गांव में शोक व्याप्त हो गया था। काश किसी ने माया की मदद कर दी होती।